प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अब से पहले हमने अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं या यूँ कहें कि जो यात्रा वृत्तांतकार हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इधर बम्बई आ जाते हैं और बम्बई आने का जो मूल उद्देश्य बम्बई देखना न था जो आज की मुंबई है, बल्कि उनका जो मूल उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेंटा की जो गुफाएं थी उन गुफाओं को देखने का उद्देश्य था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एलिफेंटा गुफाओं के बारे में जो लेखक है वो बता रहा है कि एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है जिसका अपना इतिहास है। सन 1814 में इस हाथी का सिर टूटकर गिर गया और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया, जहां इसको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंटा के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मूल रूप से जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उन गुफाओं में हाथी के रूप में यानी कि एक हाथी के बारे में जिक्र किया गया है और उसका अपना इतिहास भी है। 1814 ईस्वी में जो वहाँ पर स्थापित जो एक हाथी की जो मूर्ति थी उसका सिर टूट गया और उसके जो शेष अंग हैं वो भी कई जगह से यानी कि खंडित हो गए। 1864 में इस मूर्ति के जो खंडित जो अंग थे उन अंगों को विक्टोरिया बाग मुंबई ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें पुनः जोड़ा गया। और लेखक यहाँ बताता है कि ऐसा भी इस बारे में कहा जाता है कि हाथी के अंग्रेजी पर्याय यानी एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी के नाम पर भी पुर्तगालियों ने संभवतः इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी होगी। यहाँ प्रश्न भी बन जाता है भाई, जैसे कि एलिफेंटा गुफाओं को एलिफेंटा की जो संज्ञा है वो क्यों दी गई। उसी क्रम में आगे देखिए, ये गुफाएं एपालो बंदर से कुछ 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित हैं जिसे स्थानीय निवासी और मल्लाह घरपुरी कहते हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं। इसमें 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच एक मनोरम घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत कम है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस गुफा के बारे में चित्रण करते हुए लेखक बता रहे हैं कि ये गुफाएं एपालो बंदर यानी ये कोई स्थान है से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित हैं और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो और मल्लाह है, मल्लाह का अर्थ है नाव खेने वाला, वो उन्हें घरपुरी कहते हैं। किसको? इन गुफाओं को। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं है। इसमें 2 पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के बीच में एक मनोरम घाटी है और द्वीप के जो निवासी हैं वहाँ भी उनकी संख्या बहुत कम है। फिर आगे यहाँ पर उसी क्रम में लेखक बताता है कि आकार की दृष्टि से ये है द्वीप चाहे छोटा हो पर इसका इतिहास बड़ा रोचक है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य था। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। सन 1774 में अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में लिया और सन 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गई थी। प्यारे साथियों, यहाँ पर लेखक बताता है कि ये द्वीप वास्तव में है तो छोटा सा ही, लेकिन इसका जो इतिहास है या इससे जुड़ी हुई पीछे की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा और रोचक हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो मौर्य काल, चालुक्य और राष्ट्रकूट जो राजा थे उनका इस द्वीप पर अधिकार रहा
आधिपत्य था, शासन था। और 1534 ईस्वी में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। इतना ही नहीं, 1774 में अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में लिया और 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को यहाँ पर दावत दी गई। फिर आगे देखिए, किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षण कला और वहाँ की अद्भुत गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये विद्यमान थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लेखक बताते हैं कि ये जो द्वीप है उसका एक अपना इतिहास जो है वो ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण न हो करके, बल्कि महत्वपूर्ण है वहाँ की तक्षण कला, यानी वहाँ की मूर्ति कला, और वहाँ की जो गुफाएं वो अपने आप में अद्भुत हैं। और ये जो गुफाएं हैं उनमें एक तरह से जो काल निर्णय है वो तो यानी कि काल को निर्धारित करें, समय को निर्धारित करें कि ये कौन से समय में बने हैं, ये तो असंभव है। लेकिन इतना निश्चित है कि ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शायद या शुरुआती दौर में इन गुफाओं का निर्माण था, यानी ये विद्यमान थी। उसी क्रम में आगे देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मंदिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सृजनहार, पालनहार और प्रलयंकार तीनों रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है और एक शिला पर शिव को भाव मग्न भी अंकित किया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सर्जनकारी नृत्य की अभिनव छवि है जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, अर्धनारीश्वर शिव, मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि दृश्य हमने मनोयोग पूर्वक देखे। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न दोनों ही प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर जो एलिफेंटा की गुफा की जो खास बात है वो शैव है। शैव का मतलब शिव संबंधी। वहाँ पर प्रसिद्ध शिव का मंदिर है और एक गुफा में उसे खोदा गया है। जो शिव है उसको 3 रूपों में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक तो सृजनहार के रूप में, यानी कि निर्माणकर्ता के रूप में, वहीं पर पालनहार के रूप में, पालन पोषण करने के रूप में, और एक है प्रलयंकर, संहारक के रूप में, नष्ट करने वाले के रूप में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है और एक शिला पर शिव को भाव मग्न भी अंकित किया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सर्जनकारी नृत्य की एक सुंदर जो छवि है वो हमें देखने को मिलती है और ये ब्राह्मण कला में बहुत ज़्यादा उच्च स्थान को प्राप्त है। यहाँ पर यानी जो शिव पार्वती विवाह है, गंगा अवतरण, अर्धनारीश्वर शिव और मानवती जो पार्वती है, यानी उनकी भी जो मूर्तियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई बात प्रसिद्धि की जाए तो वो शिव की प्रतिमा की बात है। फिर देखिएगा, एलिफेंटा से हम बम्बई लौटे। बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का और था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, पर जबलपुर से कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौरे को अब मुझे रोकना पड़ा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, वो एलिफेंटा गुफाएं देख करके वापस बम्बई आ जाते हैं और बम्बई में ही यानी कि इनका विचार एक और भी था कि वो बीजापुर जाकर के जो गोल गुंबज है वो देखना चाह रहे थे, जिसकी इन्होंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी। परंतु इनके सामने एक परेशानी भी आई कि जबलपुर से कुछ तार और पत्र उनको मिले और इसलिए ये जो इनका दौरा था, इस दौरे को उन्हें रोकना पड़ा। फिर देखिएगा,
यहाँ पर लेखक बताता है कि इस दौरे को समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त न हो सका। यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगा आया हूँ। एक कहावत है, आनी चूके 20 आसो, वही इस मामले में हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ये बात बताता है कि बम्बई से फिर यानी कि जो गोल गुंबज है, जो बीजापुर जाकर के गोल गुंबज है, वो देखने की उनकी इच्छा थी, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। और यहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि अणी चूके 20 आसो, यानी कि अगर व्यक्ति किसी कार्य के लिए एक बार चूक जाता है तो उसके बाद में क्या है कि उस कार्य को पूर्ण करना बड़ा मुश्किल होता है। यही तो हुआ ना कि ये यानी कि आज तक गोल गुंबज नहीं देख पाए। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात थी हमारे यहाँ पर जो टॉपिक था ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, इसके बारे में हमारी बात हुई। तो यहाँ पर यानी कि अलग अलग जो जगह का लेखक ने भ्रमण किया और ये जो यात्रा का जो चित्रण इन्होंने किया बहुत सुंदर ढंग से किया। इसमें प्रश्न हर जगह बनते हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना है और वहाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है। तो आज हम ये पाठ पूर्ण होने के साथ ही यानी कि अब हम नए जो बिंदु है, नया जो टॉपिक है उसके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।